बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया था रिलेटेड टू आई कैप का क्वेश्चन था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है प्रोबेबली। और उस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने एक तरीके से आप लोग का टेस्ट कंडक्ट किया था। क्वेश्चन में जो हेड्स कवर हो रहे थे वो था मैक्सिमम लेवल तक सैलरी कवर हो रहा था, जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन थी फ्रॉम सैलरी। उसके अलावा इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट इनकम का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का भी इसमें एक टच मौजूद था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आप सबके पास मौजूद होगा कि नुमान हैज़ बीन एग्रीड हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर फाइनेंस इन दुआ लिमिटेड। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ उस क्वेश्चन को ओपन कर लूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन हमने ये रहा, नुमान, राइट। आई बिलीव कि आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। Noman has been working as a manager finance in Dua Limited, a public listed company for many years, and उनकी कुछ मंथली emoluments दी हुई हैं रिलेटेड टू ईयर एंड 30 जून 2021, जिसमें बेसिक सैलरी दी हुई है, मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है। सो जब हम ये देखते हैं क्वेश्चन में कि मेडिकल अलाउंस ये ना, तो सबसे पहले हमें ये मेक श्योर करना होगा कि क्या इस क्वेश्चन में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड है। क्यों? क्योंकि हमने, याद होगा, हमने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट या रीइंबर्समेंट भी दी होगी, तो हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करनी होगी। पहले मेडिकल अलाउंस और पहले मेडिकल ट्रीटमेंट या रीइंबर्समेंट की ट्रीटमेंट करनी होगी। उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट या रीइंबर्समेंट जो भी गिवन है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट और रिimbursement जो है वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर क्वेश्चन में ही नहीं है, तो फिर आपका मेडिकल अलाउंस जो है वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होगा। और इसी तरीके से फिर हम आगे देखें तो हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है। यहाँ पे आपने अलाउंस की ट्रीटमेंट करनी है, आई रिपीट, अकोमोडेशन की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे आपको अकोमोडेशन नहीं दी हुई है, यहाँ पे उसने अलाउंस दिया है। मैंने बारह आपको बताया था कि अलाउंस और अकोमोडेशन में फर्क होता है। अच्छा जी, इन एडिशन टू द अबव द एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स उसने दिए हैं। एक गाड़ी दी है, और ईयर एंड पे 30 जून पे वो गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र भी हो रही है नुमान को, और नुमान उस गाड़ी के लिए कुछ पेमेंट भी करते हैं। तो हमने, आपको याद होगा कि हमने परकेजिट्स की भी ट्रीटमेंट पढ़ी थी। उसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ कार, कि कार को किस तरीके से वैल्यू करना है जब आपको एम्प्लॉयर की जानिब से कार दी हुई हो वो। और फिर अगर आप के नाम पे कोई एसेट ट्रांसफर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किस तरीके से करनी है, अभी हम सॉल्यूशन में साथ साथ देखेंगे। प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के हवाले से हमने ये देखा था कि सर हमारे पास एम्प्लॉय के पास ये बेनिफिट मौजूद होता है इन केस ऑफ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कि वो जो है इसको मंथली, मतलब ईयरली एनुअल बेसिस पे इसको टैक्स करवाने का बेनिफिट उसके पास ये होता है कि उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एनुअल बेसिस पे हम टैक्स करवाते हैं। और अकॉर्डिंगली प्लस एक ये बेनिफिट कि वो एनुअल बेसिस पे टैक्स हो रहा है, रादर देन कि वो 4-5 साल बाद या जब भी टर्मिनेशन के वक्त एक ह्यूज अमाउंट एक्यूमुलेटिव मिले उस वक्त टैक्स हो, जिसकी वजह से आपके टैक्स रेट्स के टेबल में, टैक्स स्लैब के टेबल में इम्पैक्ट पड़े। उसकी बेनिफिट, उससे बचने के लिए बेनिफिट ये मिलता है कि ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअल बेसिस पे टैक्स हो रहा होता है। ये एक बेनिफिट है। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट ये दिया जाता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और 1,50,000 विच एवर इज लोअर के एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट होता है। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, विच एवर इज हायर, आई रिपीट, विच एवर इज हायर की बेसिस पे जो है वो टैक्स होता है। और ये मैं अपने क्लास में, अपने लेक्चर में बड़ी डिटेल में इस पे मैं बात कर चुका हूँ। हो सकता है आपको डिफरेंट बुक्स में लोअर नजर आए, बट हमने लॉ की जिससे देखा था, हमने लॉ की वर्डिंग्स को देखा था, हमने लॉ की वर्डिंग्स को समझा था। और उस वर्डिंग्स के मुताबिक जहाँ पे इंटरेस्ट की टैक्सेशन की बात की है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के, वहाँ पे
जिस तरीके से वर्डिंग्स लिखी गई हैं वो यही इंटरप्रेट कर रही हैं, वो यही सेंस दे रही हैं कि वहां पे इंटरेस्ट के केस में आपको विच एवर इज हायर कंसिडर करना होगा, नॉट लोअर। हाँ, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में लोअर है, इंटरेस्ट के केस में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हायर की लिमिट है। फिर आपका रिलोकेशन अलाउंस है सर। रिलोकेशन अलाउंस जो है वो एक स्पेशल अलाउंस की डेफिनेशन में फॉल करता था, और माजी में फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले ये रिलोकेशन अलाउंस जो है वो एग्जाम्प्ट हुआ करता था सेकंड शेड्यूल के क्लॉज 39 के मुताबिक। हाउएवर अब वो क्लॉज 39 सेकंड शेड्यूल से ओमिट हो चुका है आफ्टर फाइनेंस थ्रू फाइनेंस एक्ट 2021। तो करंट पोजीशन में रिलोकेशन अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है। फिर आपका बोनस अप्रूव हुआ है 30 जून पे, लेकिन आपको ये बोनस जो है वो 15 जुलाई 2021 में मिला है। तो हमने ये पढ़ा कि भी सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, और जब मिलेगी तब टैक्स होगी। तो क्योंकि 15 जुलाई 2021 मेरा टैक्स ईयर 2022 बनता है, हम वर्किंग टैक्स ईयर 2021 की कर रहे हैं, तो इस टैक्स ईयर में ये 4 लाख रुपए जो है वो टैक्स ईयर 2021 में टैक्स नहीं होंगे, टैक्स ईयर 2022 में क्योंकि रिसीव्ड हैं तो उसी में जाके टैक्स होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करनी है। नुमान ने अप्रैल 2021 में लोन लिया है 5 मिलियन का एम्प्लॉयर से एक नया घर खरीदने के लिए। तो और वो कंसेशनल लोन है, 6% पे मिला उसको। तो हमने देखा था कि अगर आपको एम्प्लॉयर की जानिब से एम्प्लॉय को कंसेशनल लोन दिया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ये हम करते हैं, बेंचमार्क रेट से कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेट को, और जो डिफरेंस होता है वो हम सैलरी में ऐड करते हैं। देन इधर जो लीगल एक्सपेंसेस का तस्करा किया गया है उससे कोई गर्ज नहीं है, वो जस्ट घुमाने के लिए दिया है, उसकी कोई हमें वर्किंग नहीं करनी, कोई उसमें कुछ नहीं करना। हाँ, अगर हमने इस हाउस को जो हमने परचेज किया है इसको अगर हम रेंट आउट करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है वहां पे हम लीगल एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर सकते थे। लेकिन आगे देखेंगे कि वेदर यही हाउस जो परचेज किया है, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर हिज ओन यूज लिखा हुआ है, तो दैट मेक सेंस कि ये इन्होंने रेंट आउट नहीं किया, ये अपने इस्तेमाल में है। तो जब अपने इस्तेमाल में तो कोई लीगल एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि इस हाउस से आप कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स ड्राइव नहीं कर रहे। फिर अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में वो बताते हैं कि भाई एक इंटरेस्ट इनकम मिली है आपको 5,10,000 रुपए की, आपको रिसीव्ड हुई है। यहाँ पे अक्सर एग्जामिनर खेलता है कि वो अर्नड लिख देता है या रिसीव्ड लिखता है। यहाँ पे रिसीव्ड लिखा है, दैट मीन्स आपको 5,10,000 रुपये रिसीव्ड हुए, जिसमें से 15% जो है वो टैक्स भी डिडक्ट हुआ है और 2 लाख रुपए की जाकात भी डिडक्ट हुई है। तो हुआ कुछ यूँ हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल आपको जो है इंटरेस्ट इनकम ड्राइव हुई होगी, उसमें से पहले बैंक ने जाकात डिडक्ट कर ली होगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस पे 15% का इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट का जो रेट है 15% वो डिडक्ट किया होगा, और बाकी जो बचा 5,10,000 रुपये वो आपको दिए होंगे। तो हमने ये देखा है कि इंडिविजुअल के केस में अगर मेरा प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 5 मिलियन से कम हो, तो हमने कहा था कि वो एफटीआर की इनकम में फॉल करेगा। ठीक है, और अगर 5 मिलियन से ज़्यादा हो इंडिविजुअल और एओपी के केस में, और इन केस ऑफ कंपनी कोई लिमिट नहीं है, तो प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करता है। यहाँ पे क्योंकि मेरा प्रॉफिट ऑन डेट डेफिनेटली 5 मिलियन से कम है, तो ये मेरा एफटीआर की इनकम है। अच्छा, एफटीआर की इनकम के हवाले से सेक्शन 11 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ये कहता है कि भाई एफटीआर जो इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करेगी वो किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनेगी, वो सैलरी में इनकॉर्पोरेट नहीं होगी, उस वो किसी भी हेड में नहीं जाएगी, उसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, उसके अगेंस्ट कोई डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं होगा, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, कुछ भी उसके अगेंस्ट अलाउ नहीं होगा। वो फाइनल टैक्स रिजीम है, उसको आप सेपरेटली दिखाएंगे टैक्स लायबिलिटी के नीचे, जो भी उसका एफटीआर की लायबिलिटी होगी वो आप दिखाएंगे, ऐड करेंगे। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है कि अक्टूबर 2020 में नुमान एडवांस रेंट रिसीव करते हैं 12 लाख रुपए का 12 महीने के लिए। ठीक है, अपनी ऑफिस प्रेमिसेस को रेंट करने के लिए। याद रखिएगा, ऊपर उन्होंने जो घर खरीदा था वो अपने यूज़ के लिए था, यहाँ ये ऑफिस प्रेमिसेस को रेंट आउट कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। इस 12 लाख में 4 लाख रुपए जो है वो उन्होंने कलेक्ट किए थे फॉर यूटिलिटीज क्लीनिंग एंड सिक्योरिटीज। तो आपको अच्छे से याद होगा कि हमने देखा था कि जहां आप कोई अमाउंट चार्ज कर दो फॉर द प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज अम्यूनिटीज, वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करता, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करता है। और फिर वो बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द नुमान ने जो है वो कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, उनकी डिटेल आपको दी हुई है। अच्छा, ये आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, नुमान हैज़ ऑप्टेड नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉर, इसके हवाले से मैं बता दूं कि पहले
आपके 2-3 साल पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऑप्शन हुआ करता था कि वेदर आप उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाएं या उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनाएं, बट अब वो बात खत्म हो गई है। तो अब इन एनी केस वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है नहीं। ठीक है। और बाकी उसने रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो आई बिलीव कि मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन को, तो सर सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, मिस्टर नोमान। ठीक है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, राइट। एंड टैक्स यार हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे, बट हम डेफिनेटली फॉलो करेंगे हमारा जो टैक्स ईयर 2024 जो हमने पढ़ा हुआ है। अ, सर सबसे पहले क्या है मेरे पास, सैलरी की अगर मैं वर्किंग करूं तो मैं सैलरी की हेडिंग दे देता हूं। ठीक है। और यहाँ पे मैं रुपीज मेंशन कर देता हूँ। अच्छा एक चीज, वैसे तो अब आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, लेकिन टैक्स के पेपर में हम जो है फिगर्स इन रुपीज और इन थाउजेंड नहीं लिखते हैं, हम पूरी पूरी फिगर्स लिखते हैं। सर अगर मैं बेसिक सैलरी की बात करूं सबसे पहले, तो बेसिक सैलरी मुझे कितनी गिवन है? बेसिक सैलरी इज गिवन एज 120,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो दिस विल अमाउंट टू, ठीक हो गया। देन मेडिकल अलाउंस हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस गिवन है, और मेडिकल अलाउंस के साथ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या रीइंबर्समेंट गिवन नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई मेडिकल अलाउंस मुझे कितना गिवन है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा इट इज एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आप इसमें जो है यहाँ पे हम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी मीन्स ये बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम्प्ट है। इसकी इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे हमारे मेडिकल अलाउंस से, तो जो रिमेनिंग होगा वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा 96,000 का। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। हाउस रेंट अलाउंस, आई रिपीट, ये अलाउंस है, अकोमोडेशन नहीं है। इसमें 45% ऑफ बेसिक सैलरी और मिनिमम टाइम स्किल वाली वर्किंग नहीं प्रिवेल करेगी। ये क्योंकि अलाउंस है तो ये फुली टैक्सेबल होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सर यहाँ आप कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूँ। हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझने के लिए। देन अच्छा यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए एक चीज़ करता हूँ, जो अगर आप चाहें तो कर लें, कि टैक्सेबल का कॉलम बना देता हूँ और एग्जाम का कॉलम बना देता हूँ, ताकि जो एग्जाम अमाउंट हो वो देन एंड देयर मैं प्लेस इन करता रहूँ। ये मुझे आखिर में जब मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी इससे मुझे सपोर्ट मिल जाती है, मैं इसलिए इस चीज़ को करता हूँ। आप लोग अगर ज़रूरी समझे तो कीजिएगा, अगर ज़रूरी ना समझे तो ना कीजिएगा। देन सर हाउस रेंट अलाउंस के बाद क्वेश्चन में मुझे गिवन है कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज का मतलब ये हो गया कि 5%। अच्छा गाड़ी परचेज है या लीज पे, वो मुझे बताएगा कि वैसे मुझे कॉस्ट पे 5% लगानी है या फेयर मार्केट पे 5% लगाना है। तो यहाँ पे उसने बताया कि भाई कंपनी ने जो है वो कार परचेज की थी, दैट मीन्स कि मुझे कार की कॉस्ट का 5% यूज करना है, तो 14 लाख का 5%। व्हीकल प्रोवाइडेड बाय कंपनी, और इसके अकॉर्डिंगली 14 लाख का 5%। अच्छा क्या ये मुझे ड्यूरिंग द ईयर मिली है या शुरू से पूरे साल के लिए अवेलेबल है गाड़ी? तो मैं सर 14 लाख का 5% लिख लेता हूँ, 70,000 रुपये हो गया। अच्छा जी इसके बाद कहते हैं कि एयर एंड पे 30 जून पे ये गाड़ी आपके पास ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। तो एज पर पॉलिसी आपने अगर गाड़ी खरीद ली है, ट्रांसफर ऑफ कार, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि जो एसेट आप परचेज करते हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में से आप लेस कर देते हैं जो कंसिडरेशन आपने पे की हो। इस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 मिलियन, जिसमें से नुमान साहब 4.5 लाख रुपए पे करते हैं बीइंग एन एम्प्लॉय, उनको ये बेनिफिट मिलता है। तो इट मीन्स ये हुआ कि भाई आपको फायदा कितना हुआ?
5.5 लाख रुपए का आपको यहाँ फायदा हुआ। ठीक है, ये भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। अच्छा, प्रोविडेंट फंड की अगर मैं वर्किंग करूँ, प्रोविडेंट फंड की वर्किंग करने जा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की पहले वर्किंग दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं इंटरेस्ट की वर्किंग करूँ। अगर मैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 18,000 पर मंथ के हिसाब से वो हो गया 2,60,16,000। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। अच्छा, हमने क्या कहा कि इट इज एग्जाम्ड अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी हम यहाँ लिख देते हैं। 10% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और अगर मैं इनमें से लोअर कंसिडर करूँ तो वो मेरा है 1,44,000। ठीक है, तो मैं इस 2,16,000 में से माइनस करूँगा 1,44,000, जो मेरा डिफरेंस होगा वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि मेरा 144 था, और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज मिनिमम के केस में मेरा मिनिमम 144 बनता है, उसको मैं माइनस करवा देता हूँ मेरे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से, और जो डिफरेंस होगा वो मेरा सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इंटरेस्ट की वर्किंग करता हूँ, तो इंटरेस्ट जो मुझे एक्चुअली गिवन है वो मुझे जो मिला है इस क्वेश्चन में, उसकी अमाउंट है कोई 5,40,000 एंड इट इज इक्वल्स टू 80%, 18% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अच्छा, हमें लॉ ने कहा कि भाई 16% ऑफ बैलेंस, तो 16% में कैसे निकालूं? ये मेरा 18% है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 18% से और मल्टीप्लाई कर दूं 16% से, तो ये मेरा 16% की फिगर बनती है 4,80,000। एंड 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये भी इक्वल, तो इसमें जो भी हायर है तो मेरा एक ही फिगर बनती है, मैं मैक्स करके देख भी लूँ अगर, तो वो मेरा 480 ही रहेगा। तो एग्जाम अप टू हायर, तो जो मेरा हायर है वो तो इन एनी केस 480 है, तो 60,000 मेरा यहाँ इंटरेस्ट ऐड हो गया। ये मेरी प्रोविडेंट फंड की टोटल ट्रीटमेंट थी। आई डोंट थिंक कि जो हमने क्लास में पढ़ा उससे कोई हटके थी, यही नॉर्मल ट्रीटमेंट हम करते हैं और वही हमने फॉलो की हुई है। आई बिलीव यहाँ तक सब क्लियर होगा। देन सर, इस क्वेश्चन में जो है वो रिलोकेशन अलाउंस गिवन है, और अभी हमने डिस्कस किया कि रिलोकेशन अलाउंस आज की डेट पे जो है वो हमारा टैक्सेबल है। रिलोकेशन अलाउंस विच इज अमाउंट्स टू 300,000, वो मेरा टैक्सेबल होगा। अगर आपके पास सोल्यूशन मौजूद होगा और सोल्यूशन आप देखेंगे, और पुराना सोल्यूशन देखेंगे, तो डेफिनेटली उसमें एग्जाम्प्ट हुआ हुआ होगा, लेकिन आज की डेट में ये एग्जाम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल। फिर सर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में जो है बोनस की बात है, लेकिन बोनस क्योंकि आपको 15 जुलाई 2021 में मिला है, तो बोनस की कोई ट्रीटमेंट इस टैक्स ईयर में नहीं होगी। देन उसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो है नुमान ने एक लोन ऑब्टेन किया है। डेट याद रखिएगा, डेट इन्होंने अप्रैल 2021 में लोन ऑब्टेन किया, हम जून 2021 तक की वर्किंग करेंगे एंड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो 5 मिलियन का 4% कंसेशनल लोन, इसमें मैं वर्किंग कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि 5 मिलियन का 4%। अच्छा, और क्योंकि अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून का मतलब है 3/12, ये मेरी लोन की फिगर जाएगी सैलरी में। तो इसको अगर मैं फार्मूला लगा के करूँ, तो कोई 50,000 रुपये की फिगर ये बनती है जो मेरी सैलरी के अंदर ऐड होगी बीइंग ए कंसेशनल लोन। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक के सैलरी के हेड में कुछ और रहता है इस क्वेश्चन में। अगर आप लोग को कोई नजर आए चीज तो प्लीज मुझे क्लियर कर दीजिएगा, अगर कोई चीज मैं मिस आउट कर रहा हूँ, कोई चीज मेरे से ओवरलुक हो गई हो तो।
बट सो फार आई अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ अब तक ओवरलुक नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे सैलरी को जो है वो क्लोज कर सकता हूँ। अच्छा, एग्जाम अप टू, ये एग्जाम की कॉलम आ गया, ये एग्जाम 4,80,000, तो ये मैंने अपनी एग्जाम्शंस लिखनी है, बाकी सब मेरा। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि सैलरी के हेड में कोई डिडक्शन अलाउ होती नहीं है, तो मैं सैलरी का टोटल कर सकता हूँ कि ये मेरी टोटल सैलरी है। ठीक है, टोटल सैलरी। अब इसके बाद मेरे क्वेश्चन में मुझे बताया कि भाई नुमान ने एक इंटरेस्ट इनकम रिसीव की है। एज आई सेड कि इंटरेस्ट इनकम किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनती, तो मैं अभी उसको नहीं लिख रहा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का तस्करा किया गया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल देते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले मेरे पास है ये फिगर रेंट की। रेंट कितना लिया भाई मैंने? अक्टूबर 2020 में मैंने एडवांस रेंट रिसीव किया 12 लाख रुपए का। अक्टूबर 2020 का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 9 मंथ्स का मेरे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि बाकी 3 महीने जो है वो सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर में फॉल करेंगे। तो इस 12 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, ताकि मेरे पास एक्चुअल जो है मेरी रेंट की फिगर आ जाए, जो मुझे कंसिडर करनी है इस क्वेश्चन में। 12 लाख मेरा एडवांस था, जिसको मैं डिवाइड करूं अगर 12 से और मल्टीप्लाई करूं 9 से, तो ये बनता है 9 लाख रुपए। अच्छा, इसमें से सर मुझे जो है वो, बल्कि एक और चीज़ की एडजस्टमेंट है। आई अपोलोजाइज कि सर इस 12 लाख रुपए में आपने शामिल किया हुआ है 4 लाख रुपए, जो आपने यूटिलिटीज के लिए लिए, तो वो तो माइनस कर दें सबसे पहले। ठीक है, फिर जो आपका पीछे रिमेनिंग बचता है, 12 में से 4 माइनस करें, 8 लाख रुपए, वो आप डिवाइड करें 12 से और मल्टीप्लाई करें 9 से। ठीक है, तो ये कोई फिगर बनती है 6 लाख रुपए का मेरा अमाउंट चार्जेबल है। आई रिपीट कि 12 लाख में, क्योंकि 4 लाख रुपए आपने प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज का लिया है, और हमने ये देखा था कि प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करता है, तो हमने 12 लाख में से पहले 4 लाख रुपए माइनस कर दिया, क्योंकि वो अदर सोर्सेज में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा। पीछे बचा मेरे पास 8 लाख रुपए, और वो कहता है कि भाई ये एडवांस रेंट आपने 12 महीने का एडवांस लिया है। 12 महीने का मतलब ये होगा कि अक्टूबर से अगर मैं 12 महीने करूं, तो डेफिनेटली मेरे जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो तो मेरे इसी टैक्स ईयर 2021 में फॉल कर रहे हैं। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने, ये मेरे सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर में फॉल करेंगे, तो वो जो है वो मुझे कंसिडर नहीं करना, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 12 करके 9 से मल्टीप्लाई करा दिया। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा 8 लाख रुपए मेंशन करके सब्सीक्वेंट 3 टैक्स ईयर्स की जो फिगर है वो माइनस करवा दें। ठीक है, 2 लाख रुपए जो बनेगी आपकी, तो वो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बट हमने इसको डिवाइड करके कंसिडर कर लिया। अच्छा, फिर इसके अलावा कोई अदर इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बने, लाइक अनएडजस्टेबल डिपॉजिट, या आपका जो है वो फोरफिटेड डिपॉजिट? तो एज सच कोई अमाउंट नहीं है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, अब इसमें से लेस करनी है मुझे डिडक्शंस अलाउड, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिडक्शंस अलाउ होती हैं। इसमें सबसे पहले है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल, मुझे 1/5 की अलाउ होगी, 1/5 ऑफ अमाउंट चार्जेबल। तो ये मुझे जो है वो डिडक्शन अलाउ होगी 1,20,000 रुपए की। सर क्वेश्चन में 70,000 गिवन है, हमने आपको बार बार बताया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस को 1/5 चार्ज करते हैं, उसको एक्चुअल से कोई ताल्लुक नहीं होता। भले क्वेश्चन में रिपेयर मेंटेनेंस गिवन हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ना हो, आपने 1/5 क्लेम करने का आप राइट रखते हैं। सर फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट द बिल्डिंग, डेफिनेटली बिल्डिंग है, आपकी ऑफिस प्रेमिसेस है, यस, ये बिल्डिंग में ही शुमार होगा। लैंड होती तो हम ये इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते थे, एंड इट इज क्लेम्ड ऑन एक्चुअल बेसिस। 50,000 रुपये आपका ये क्लेम हो जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस ऑन रेंट, हमने ये पढ़ा था कि इसको मैं अदर्स में क्लासिफाई करूंगा, और अदर्स में मेरे पास लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है
कि वो मैं 4%, माजी में 6% था अगर कोई पुरानी लेक्चर देख रहा होगा, लेकिन आज की डेट पे ये है 4% ऑफ अमाउंट चार्जेबल। तो उससे एक्सीड नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि 24,000 की मुझे डिडक्शन अलाउ होगी, ऑल दो मेरा एक्चुअल जो है वो 30,000 है, लेकिन अमाउंट अदर्स एक्सपेंडिचर के केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शैल नॉट एक्सीड 4% ऑफ अमाउंट चार्जेबल। तो 4% 24,000, उससे ज़्यादा की मुझे डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेरा अदर्स हो गया। इसके बाद यूटिलिटी, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, जो आपको यूटिलिटी एंड क्लीनिंग नजर आ रहा है 2.5 लाख रुपए। तो ये वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, इसकी पर्टेनिंग इनकम जब अदर सोर्सेज में जाएगी तो उससे डिडक्शन भी हम अदर सोर्सेज में ही क्लेम करेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट पे मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को भी क्लोज करने की पोजीशन में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं तमाम अमाउंट चार्जेबल में से डिडक्शंस अलाउड माइनस करूँ तो मेरा 4,06,000 का जो है वो बनता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब 4,06,000 ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई, मेरे पास सैलरी भी आ गई है। अब मेरे पास है एक और हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास प्रोविजन ऑफ एमेनिटीज जो मैंने की थी अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ही एरिया में, उधर मुझे, अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चार्जेबिलिटी की बेसिस की रिसिप्ट बेसिस होती है, क्योंकि पूरा 4 लाख मैं इसी टैक्स साइड में रिसीव कर चुका हूँ। तो ये पूरा 4 लाख मेरा अमाउंट चार्जेबल है। और इसमें से मैं लेस डिडक्शन अलाउड अगर करूँ तो वो भी मुझे एक्चुअल बेसिस पे मिलेगी। और मैं इस डिडक्शन, इस अमेनिटीज के लिए कितने मैंने पे किए हैं, 2.5 लाख रुपए मैंने पे किए हैं, तो ये मैं माइनस करवा देता हूँ। तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अदर सोर्सेस। ठीक है, अच्छा, मैं एक और आप लोग की आसानी के लिए करता हूँ कि इसको कह देता हूँ सी, इसको कह देता हूँ बी, और इसको कह देता हूँ ए। सर इसकी वजह यह है कि यहाँ मैं करूँगा सम ऑफ ऑल हेड। सर आपने अब तक प्रॉफिट ऑन डेट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, आई रिपीट, वो एफटीआर की इनकम है, अभी इस पॉइंट पे वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल हेड मीन्स के सर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये हुआ कि सर टोटल सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड प्लस अदर सोर्सेस, ये मेरा बनता है 391,400 टैक्सेबल। अच्छा, इसमें मैं सर ऐड करूंगा एग्जाम्प्ट इनकम को। प्रेजेंटेशन का मैं अगर कंसीडर करूँ तो एग्जाम्प्ट इनकम को मैं ऐड करूंगा। मेरी एग्जाम्प्ट इनकम कितनी है सर? एग्जाम्प्ट इनकम मैंने यहाँ पे टोटल किया था, इसके अलावा मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं थी। तो 768,000 मेरी टोटल एग्जाम्शन का कॉलम था। तो इसलिए मैं एग्जाम में अलग लिखता हूँ। तो यहाँ 768,000 को मैं अगर मेंशन करूँ कि मेरा ये टोटल एग्जाम्ड इनकम था, तो इन दोनों को मैं जब क्लब करूंगा, सम ऑफ ऑल हेड और एग्जाम्ड इनकम को, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये मेरी है टोटल इनकम। ठीक है, इस टोटल इनकम से मैं सर लेस करूंगा दो चीजें। ठीक है, एक एग्जाम्ड इनकम को माइनस करूंगा, और एक जो चीज मैं लेस करता हूँ वो रहती है डिडक्टेबल अलाउंस, जो कि इस क्वेश्चन में एज पर करंट लॉ, जो हम लॉ पढ़ रहे हैं उसमें कोई इस क्वेश्चन के अंदर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। अगर आपके पास सॉल्यूशन इसका मौजूद हो किसी बुक में, अगर आपको क्योंकि ये आई कैप का क्वेश्चन है, पास पेपर का सीए का क्वेश्चन है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन में डिडक्टेबल अलाउंस नजर आए तो मैं बता दूं, अभी बता दूं कि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो ओमिट हो चुका है। तो एट एट करंट सिचुएशन अभी कोई डिडक्टेबल अलाउंस इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। एग्जाम्ड इनकम जो मेरी 768 थी वो वही माइनस कर दूंगा। सर जब माइनस ही करनी थी तो ऐड कराने का मकसद डिस्क्लोजर देना होता है, ताकि हमारी टैक्स अथॉरिटीज उसके ऊपर वर्किंग कर सकें।
तो ये मेरी हो गई टैक्सेबल इनकम। अब सर जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालने जाऊंगा, तो सबसे पहले तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मुझे टेबल कौन सा फॉलो करना है, टेबल 1 फॉलो करना है, सैलरीड या नॉन सैलरीड। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है, मैं ये देखूंगा कि मेरी सैलरी जो है, जो मेरा ए है, टोटल सैलरी, ये टोटल टैक्सेबल इनकम के कितने परसेंट है। तो ये 85% है। दैट मीन्स सैलरी की फिगर जो है वो 75% से एक्सीड कर रही है। तो दैट मीन्स कि ये इस केस में टैक्स लायबिलिटी जो मैंने कैलकुलेट करनी है वो यूजिंग सैलरीड क्लास, सैलरीड रेट को फॉलो करना है, जो कि मेरा टेबल 2 है। अच्छा, टेबल 2 में मैं जाके देखूंगा सर 3914,000 मेरा कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है। मैं टेबल ओपन कर लूँ अगर, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। ये रहा टेबल। टेबल 2 ही सामने हमारे पास है कि वो कहता है अगर सैलरी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से 75% से एक्सीड करे तो आप टेबल 2 फॉलो करेंगे, सैलरी इंडिविजुअल का टेबल फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी है भाई, हमारी टैक्सेबल इनकम बनी है 3914,000। 3914,000 मेरा फॉल करता है फिफ्थ स्लैब में, अकॉर्डिंग टू विच 3.6 मिलियन तक जो है वो 435 है, और उससे एक्सीडिंग पे 27.5%। तो अप टू 3.6 मिलियन जो है वो मेरी फिक्स्ड अमाउंट है 435,000 की। और अमाउंट एक्सीडिंग 3.6 मिलियन पे जो है वो कितना रेट गिवन है भाई हमारे स्लैब में, 27.5%। तो वो मेरी फिगर है कितनी, अमाउंट एक्सीडिंग, अगर मैं करना चाहूँ 3914 माइनस 3.6 मिलियन, तो उस पे हम ये 27.5% अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा बनता है 86,350। तो ये मेरी नॉर्मल, जो ऊपर इनकम गिवन है उसमें मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल टैक्स रिजीम की बनती है। टोटल टैक्स लायबिलिटी एनटीआर की बनती है 521350। ठीक है सर, क्या ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया? नहीं सर, ये क्वेश्चन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में एक इंटरेस्ट इनकम थी, जो कि इंडिविजुअल है नौमान, उनके केस में इंटरेस्ट इनकम जो है वो 5 मिलियन से कम है, तो वो एफटीआर की इनकम थी। तो हमें यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अब ऐड करनी होगी एफटीआर की। याद रखिएगा, एफटीआर की इनकम के बारे में सेक्शन 11 में रेफरेंस दे रहा हूँ, कोई चाहे तो देख ले कि सेक्शन 11 ये कहता है कि एफटीआर की इनकम किसी हेड में फॉल नहीं करेगी, इसलिए हमने उसको किसी भी ऊपर हेड में डिस्क्लोज नहीं किया, डायरेक्टली उसकी लायबिलिटी हमें निकालनी है। अच्छा, उसकी लायबिलिटी थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है 5,10,000 आपने रिसीव्ड किए हैं, और उसमें से 15% टैक्स भी डिडक्ट हुआ हुआ है, और 2 लाख रुपए का जो है जकात भी माइनस हुई है। तो मुझे टैक्स की फिगर निकालनी है 15%, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं ऐसे निकालूंगा कि सर 5,10,000 रुपये मुझे रिसीव हुए। ठीक है, ये मुझे रिसीव हुए होंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 15%। दैट मीन्स कि ये मेरा 85% है। और फिर इसके साथ साथ इस जो भी मेरा इंटरेस्ट था उसमें से 2 लाख रुपए जक़ात के भी माइनस हुए थे। ठीक है, तो वो भी मैं माइनस कर दूंगा फिर, तो ये फिगर बनती है। ठीक है, ओके, इस इक्वल्स का साइन मैंने लगाया हुआ है, इसलिए वो जो है मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एक छोटा सा हमसे एरर हुआ है इस क्वेश्चन में, वो मैं भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ। ड्यू अपॉलॉजीज, ह्यूमन एरर है, हो सकता है, और गलती तस्लीम करने में कोई मुजाहिका नहीं है, आप लोग को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, भले मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है। तो टैक्स लायबिलिटी हम अब मेरी टोटल ये इनकम बनी कितनी है एफटीआर की, अगर मैं इसको फॉर्मूला करूँ, डिवाइड बाय 85% एंड प्लस 200,000, 8 लाख रुपए। ठीक है, तो 8 लाख रुपए का 15% जो मेरा इंटरेस्ट में रेट है, तो ये 1,20,000 रुपये मेरा ये बनता है। अच्छा, वो जो छोटी सी मुझसे गलती हुई है वो ये कि सर जक़ात है इस क्वेश्चन में, जक़ात इज अ डिडक्टेबल अलाउंस, वो मुझे यहाँ से माइनस करनी थी, और क्योंकि मेरे फॉर्मूले लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिगर जो है वो
इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। वीडियो अपॉलॉजी, ज़कात को आप एज ए डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कीजिएगा। 3714 मेरी टैक्सेबल इनकम है, जो कि मेरी स्टिल फिफ्थ स्लैब में ही फॉल कर रही है। 3.6 मिलियन में 435 और अमाउंट एक्सीडिंग मेरी डेफिनेटली कम हो गई। एज ए रिजल्ट मेरी टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एज ए रिजल्ट कम हो गई है। उसमें मैं एफटीआर की लायबिलिटी ऐड करूंगा, तो ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी है इन केस ऑफ नोमान। ठीक है। आई बिलीव कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर एंड टैक्स लायबिलिटी एफटीआर की हमने दिखाई है। डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात है जो हमने माइनस की है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, और आई बिलीव कि ये क्लियर होगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अपना फीडबैक दीजिएगा अगर अच्छा लगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से मजीद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो वेरी मच। खुदा हाफिज़।